मेरा नाम मानसी है। मैं 25 साल की हूँ, लेकिन ये कहानी है तब की, जब मैं 18 बरस की थी। मैं अपने माँ बाप की एक लाडली बेटी थी। हम बस 2 भाई बहन ही थे। मैं और रमन, हम भाई बहनों की तरह लड़ते ज़रूर थे, लेकिन हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। हमारे माँ बाबा हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। कोई भी ख्वाहिश हो तो फ़ौरन पूरी कर दिया करते। लेकिन एक दिन खबर ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे माँ बाप का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं और रमन अकेले रह गए थे और हमारे आसपास के लोगों ने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया। जिन रिश्तेदारों से हमें बहुत मोहब्बत हुआ करती थी, उन्होंने अपनी नज़र हमारी जायदाद पर डाल दी। मेरे चाचा और उनके घर वालों ने मेरे बाप के जाने के 2 हफ्ते बाद ही ये बातें उठाई कि अब मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी। जाहिर है, रमन यूनिवर्सिटी जाता था और उसे बाहर भी बहुत काम होते थे। मेरी वजह से वह घर नहीं बैठ सकता था। पहले तो मैं माँ के साथ घर में रह लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता था। लिहाजा मेरे चाचा के कहने पर मैं उनके घर शिफ्ट हो गई। मेरे चाचा ने रमन को बहुत समझाया कि वह हमारा घर बेच दे और अपनी पढ़ाई और काम का बंदोबस्त घर के पैसों से करे। ये फैसला हम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था और रमन भी इस वक्त सिर्फ 21 साल का ही था। लोग उसे जैसा कहते वह वैसा करता। रमन हॉस्टल में रहने लगा और घर मेरे चाचा ने बेच दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारे घर का पैसा अपने कारोबार में लगाना शुरू कर दिया और रमन को ये कहकर बहलाया कि अब उसके सारे खर्चे वह खुद ही उठा सकते हैं। रमन उनके एहसानों के पांव तले दबता गया। हमारे चाचा की एक ही बेटी थी और 2 बेटे थे। उन सब का मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव था। बात बात पर वे मुझे तंग करते और बहुत काम करवाते थे। दिन रात का खाना, घर की सफाई, बर्तन वगैरह, कपड़े इस्त्री करना और धोना सब मेरी जिम्मेदारी थी। एक काम में भी अगर जरा सी गलती हो जाती तो मेरी बहुत बेइज्जती करते, जबकि उनकी अपनी बेटी किरण से कोई काम नहीं आता था। पानी का गिलास तक वह मुझसे ही मांग कर पीती थी। बल्कि जब हफ्ते के आखिर में रमन घर आता तो घर वालों के तेवर ही बदल जाते। उसके सामने सब मेरी बहुत इज्जत करते और मुझे कोई काम करने न देते। बात बात पर वे रमन से कहते कि मानसी तो हमारी बेटी जैसी है, इसे तो हम कोई काम नहीं करवाते। मेरी चाची की बेटियां रमन के आते ही किचन में लग जाती, तरह तरह के खाने बनाती। मैंने ये सोचकर रमन से कोई शिकायत नहीं की कि वह मेरी वजह से परेशान होगा, और शायद यही मेरी गलती थी। रमन को लगने लगा कि चाचा और उनकी फैमिली से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। वह उसे जैसा कहते वह वैसा करता गया। एक दिन चाचा ने किरण और रमन की शादी की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने दीवार गिरा दी। एक दिन मैं चाची के कमरे के पास से गुजरी तो उनकी किरण को समझाने की आवाज आ रही थी कि ना सास होगी, ना ससुर, ना कोई देवर ननंद है, इसे तो हमने गुलाम बना दिया है। रमन भी हमारी बातों में आ चुका है। तुम्हारे लिए सब बहुत अच्छा जा रहा है। मैं उनकी बातों से बहुत डर गई थी। मैंने रमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी बातों में आ चुका था। वह इस रिश्ते से बहुत ही खुश था। उसने मेरी बातों को वहम का नाम देकर झुठला दिया था। दिन गुजरते गए और मुझे फिक्र होती गई। जैसे जैसे रमन की शादी के दिन करीब आए, मुझे माँ बाबा की याद सताने लगी। सारे शादी के फंक्शन में मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि आज अगर मेरे माँ बाप होते तो कितने खुश होते। मैं अक्सर यह सोचकर रो दिया करती। शादी के फंक्शन के लिए चाची ने मुझे बहुत ही सिंपल सूट लेकर दिए थे, क्योंकि किरण को इस बात का डर था कि कहीं मैं उससे ज्यादा अच्छी ना लगूं, क्योंकि किरण एक काम शक्ल इंसान थी जो कि बस मेकअप के जोर पर चलती थी और मैं हरगिज तैयार नहीं होती थी। इसके बावजूद मेरी तारीफ लोग किया करते थे। मेरे खूबसूरत चेहरे को देखते हुए ही घर वालों का मेरे साथ बर्ताव खराब हो गया। ये सोचकर कहीं मैं रमन की शादी में कोई रुकावट न खड़ी कर दूं। शादी के बाद मेरे भाई को भी शायद यही लगने लगा कि मैं इसकी खुशियों की दुश्मन बन चुकी हूँ। उन सब के बर्ताव से तंग आकर मैंने 2-3 बार इससे बात करने की कोशिश की तो उसने यही कहा कि इतने वक्त से तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अब क्या हो गया है तुम्हें? किरण बर्दाश्त नहीं होती तुमसे, तुम में भी नंदों वाली जलन आ गई है। मेरा दिल रमन की बातों से बहुत दुख गया था। मुझे लगा जैसे इस दुनिया का अकेला सहारा मुझसे छिन गया है। मैंने अगले दिन ही अपनी मौसी को कॉल करके सारी हकीकत बताई। उन्हें सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वह मुझसे माफिया मांगती रह गई कि मैंने इतने वक्त में तुम्हारी खबर ही नहीं ली। चंद दिन बाद मौसी मुझे अपने साथ ले गई। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि रमन ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे जाने से खुश हुआ।
बाकी घर वालों का मकसद भी पूरा हो गया था। रमन और किरण की शादी हो चुकी थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं रमन को मेरी बात पर यकीन ना आ जाए। मेरी मौसी कानपुर में रहती थी। उनके 2 बेटे थे, राहुल जो कि यहीं रहता था और रोहन जो काम के सिलसिले में बाहर मुल्क में रहता था। मौसी के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। पहले 4 दिनों में मौसी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह मुझे काम पकड़ाती गई। बेटी ये करो वो करो, मुझसे बहुत काम निकलवाया करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे किचन की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि तुम्हारे ही घर की जिम्मेदारी है, कल को मैं राहुल से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, अभी से सब संभाल लो, कल को सब तुम्हारा ही तो होना है। मैं भी मौसी की बातों में आ गई। मैं इतनी तकलीफ झेल चुकी थी कि मुझे इस बात का कोई शिकायत नहीं थी कि दूसरों के घर में धक्के खाने से तो यही बेहतर था कि मैं अपने घर की हो जाती। दिल लगाकर के काम किए और यही सोचा कि अब मेरी मंजिल आसान हो चुकी है, अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। मौसी के कहने पर मैंने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि तुम्हारी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बल्कि काफ़ी महीने तक मैं बच्चों को पढ़ाती रही और सारे पैसे मैं मौसी के हाथ में रखा करती। वो मुझे कुछ ना दिया करती। मैं भी ये सोच कर चुप थी, करती तो क्या करती, मौसी के घर में रह रही हूँ, इतना तो बनता ही है। सारा दिन काम करती, फिर बच्चों को पढ़ाती और फिर काम में लग जाती। मैं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। पहले चाचा और अब मौसी के घर इतना काम किया कि मेरी तबीयत अब ज़्यादातर खराब ही रहती थी। कुछ दिनों के लिए मौसी और राहुल तैयार होकर कहीं जाया करते। मेरे पूछने पर वह बात घुमा देते। राहुल भी अच्छा खासा लगता था। ज्यादातर वह दोस्तों के साथ लगा रहता। घर आता तो फोन में ही पड़ा रहता। बिना वजह बात करना ना उसकी आदत थी ना मेरी। मौसी मुझे ये कहा करती क्या उनका बेटा रोहन आए तो उसकी शादी करे, फिर वह मेरी और राहुल की शादी की बात आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी हालत और खराब होती गई। एक तो माँ बाबा की याद, ऊपर से रमन भाई की बेरुखी। मैं जब से यहाँ आई थी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना ही कोई वास्ता रखा था। इस समाज में यतीम लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ या तो उनका हक छीना जाता है या तो आपको जीते जी मार दिया जाता है। मेरे चाचा ने भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि मैं उनके मरे हुए भाई की बेटी हूँ और रमन भाई का भी उन्होंने एक तरह से फायदा ही उठाया। कुछ वक्त बाद ही मौसी का बड़ा बेटा रोहन भी कानपुर से आ चुका था। राहुल और रोहन की तबीयत में जमीन और आसमान का फर्क था। रोहन राहुल की तरह हर वक्त दोस्तों के साथ बाहर नहीं होता था। वह एक जिम्मेदार इंसान था और उसके साथ साथ उसकी शख्सियत भी काफी अच्छी थी। वह हंसी मजाक भी करता रहता था लेकिन सबकी बहुत इज्जत भी करता था। मेरे साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा हुआ था। वह मुझसे बिना वजह कोई काम न करवाता। और दूसरी तरफ राहुल था जो कि हर 2 मिनट बाद चाय मांगता, कभी कपड़े इस्त्री करने का कहता। रोहन ये जानकर काफी हैरान हुआ कि मैंने आगे पढ़ने की किसी से बात ही नहीं की। मैं करती भी कैसे, एक तो मैं उनके घर में रह भी रही थी और ऊपर से मैं उनसे कैसे कहती कि मुझे आगे पढ़ना है। अगले दिन ही रोहन मेरा एडमिशन फॉर्म लेने चला गया और किताबें भी ले आया। मौसी ने भी खूब बहाने बनाए कि ये पढ़कर क्या करेगी, लेकिन रोहन ने उनकी एक ना सुनी। मैं दिन भर काम में लगी रहती और रात को जब सब सो जाते तो पढ़ती। 1-2 घंटे मुश्किल से नींद पूरी होती थी। जल्दी रोहन ने काम वाली का बंदोबस्त किया और मुझे आराम से पढ़ने का कहा। मेरी जिंदगी अब मुझे काफी बेहतर लग रही थी। मैं आगे पढ़ने भी लगी थी और कामकाज भी कम ही करती थी। एक दिन बातों बातों में रोहन की शादी की बात आई तो उसने साफ कह दिया कि फिलहाल मैं शादी नहीं करूंगा और इसलिए उसने अपनी माँ से कह दिया है कि वह राहुल की शादी करवा ले। इसलिए तो वह राहुल के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। यह सुनते ही मेरे होश खो चुके थे तो मौसी इसी सिलसिले में तैयार होकर जाया करती थी और मेरे पूछने पर बात टाल दिया करती। मेरे चेहरे के रंग इतने उड़ गए कि रोहन परेशान हो गया। उसने जब मुझसे बहुत पूछा तो मैंने सच बताया कि उन्होंने मुझे कहा है कि वे राहुल से मेरी शादी करेंगी। यह सुनकर रोहन को भी बहुत गुस्सा आया। वह काफी वक्त अपने माँ और भाई से दूर रहा था, शायद इसलिए उसकी सोच उन दोनों से अलग थी। उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मेरे सामने ही कह दिया कि इसके माँ बाप तो है नहीं, भाई इसकी खबर लेता नहीं है, दहेज वगैरह तो दूर की बात है, शादी के खर्चे भी डबल हो जाएंगे। यह सुनते ही मैं बहुत गम में चली गई थी। बाप के जाने के बाद चाचा और मौसी तो दूर की बात, भाई तक बदल गया था। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा था। 1-2 बार तो मुझे खुद को खत्म करने का ख्याल भी आया था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और ही कर लूँ। जो ऊपर वाला यहाँ तक लाया है वह आगे भी ले जाएगा। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं घर में कैसे रह सकती हूँ।
कुछ ही वक्त बाद शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया, या रोहन ने मौसी से मेरे और अपने रिश्ते की बात की। शुरू में तो मौसी बिल्कुल भी ना मानी, मगर आखिर में अपने बेटे की जिद के आगे वो हार मान गई। कुछ ही दिनों बाद हमारी सादगी से शादी हो गई और हम कानपुर से अलग शिफ्ट हो गए। इस बात को 4 साल गुजर गए। अब मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। रोहन के कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। रोहन मेरी बहुत इज्जत करता है, बहुत ख्याल रखता है। मौसी का भी आना जाना लगा रहता है। वे अपने बेटे के डर से मेरा लिहाज किया करती हैं। कुछ वक्त बाद रमन भाई ने भी मुझसे बात की और रो रो के मुझसे माफिया मांगी कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया। मेरी चाची ने अपने बेटे की शादी करवाई और 2 महीने बाद उनकी बहू सारा जेवर और पैसे लेकर रात में फरार हो गई। ये सब शायद उनके किया हुआ सामने आया था। मैं बहुत परेशान हुई और मुझसे माफ़ी मांगी कि शायद ये सब उनके साथ मेरी वजह से हो रहा है। चाचा का भी देहांत हो गया था और इस सब ने चाची को भी काफ़ी नर्म आदत का बना दिया था। किरण भाभी भी रोहन और रमन भाई के डर से मेरे साथ अच्छा बर्ताव ही रखती थी। मेरे आसपास के वही लोग जो पहले मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे, अब वे रोहन के डर से कुछ भी ना कहा करते, क्योंकि रोहन उन पर बहुत गुस्सा करता था। जो मुझे कुछ कहता था या मुझसे बदतमीजी से बात करते थे, वे बगैर किसी का ख्याल किए उन्हें खरी खोटी सुनाते थे। रोहन मेरी हर ख्वाहिश का बहुत ख्याल करते थे। रमन भाई के घर में भी काफ़ी बार गई थी। इनकी 2 बेटियां थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत करती थी। मुझे भी एक बुआ होने के नाते उनसे मोहब्बत थी। जो भी हुआ, वक्त के साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैं अब किसी पर भी एतबार नहीं करती। अपने ही घर में अपनी फैमिली के साथ खुश रहा करती थी। लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया उसने मुझे यही सिखाया कि ऊपर वाले के आगे कोई अपना नहीं, और जो उस पर यकीन रखे वह हर मुश्किल से आज़ाद हो जाता है। मैंने भी फिर पुरानी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ऊपर वाले ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया था। ऊपर वाला इंसान पर जितनी मुश्किलें डालता है, फिर उसे आसान भी खुद ही बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।